जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पर। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हुए हर एक चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप मास्टरमाइंड कैंपस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को बनाइए कैसे। ठीक है, किस चैप्टर से लिया हुआ है? नंबर सिस्टम चैप्टर से यूनिट 8 का क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि 753 टू द पावर 53 यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताएं। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। अगर कैसे आप यूनिट डिजिट बता दीजिएगा तो देख लीजिएगा। नंबर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 753 है। नंबर क्या दिया हुआ है? 753 है। इसके पावर में भी 53 दिया हुआ है और पूछ लिया गया है कि आप यहाँ पे यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यूनिट डिजिट बताना है तो इस पूरे नंबर्स को आप देख करके और फिर डरिएगा नहीं कि इतना बड़ा नंबर है तो मेरा यूनिट डिजिट कैसे आएगा। आप बस केवल इस नंबर के यूनिट डिजिट को चेक करिए। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। और आप जब चैप्टर को पढ़े होंगे या फिर पिछले कुछ वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन इस तरीके से बताए थे। जब 3 किसी भी नंबर को अगर 3 यूनिट डिजिट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो देखिए उसके पावर को मुझे क्या करना होता है, तो उसके पावर को मुझे 4 से डिवाइड कर लेना होता है। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, इस चीज़ों को भी आप समझिएगा। 4 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 टर्म्स के बाद 3 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का तो 4 टर्म के बाद इसकी रिपीटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो आप ये समझिएगा, ठीक है, कि 53 को जब 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, और जैसे ही 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर जब 1 आएगा तो 1 रख लेना होता है, रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 रख लेना होता है, रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 रख लेना होता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो इसके पावर में 4 रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं। तो 4 से 53 को डिवाइड करेंगे, 52 कैंसिल, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको 3 टू द पावर 1 रख लेना है, चेक कर लेना है रिजल्ट क्या होगा। तो 3 टू द पावर जैसे ही 1 करिएगा रिजल्ट क्या मिल गया? 3 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार जो है 1 केजी की जगह 850 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है, वह सीपी पर 10% का लाभ ही रख लेता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि आप वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, आप एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कि कुल कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये डिसऑनेस्ट वेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को। ये 850 ग्राम जो वजन दे रहा है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि 1 केजी इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, बोलिए 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। आप ये मान लीजिए कि 1000 ग्राम के लिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, तो बोलिएगा कि 1000 रुपया। कितना पड़ा है? 1000 रुपया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए अगर आपको 10% प्रॉफिट चाहिए तो 1000 रुपये में आपने खरीदा है, ठीक है, 10% प्रॉफिट चाहिए तो आप कितने में बेचिएगा, तो बोलिएगा कि सर 1100 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 1100 रुपये में बेचेंगे। ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस कितना आ गई? 1100 रुपये आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? अब आइए, कह रहा है यहाँ पे कि 1 केजी के बदले में, 1 केजी वजन के बदले में वो दे कितना रहा है, तो बोलिए 850 ग्राम। 850 ग्राम कहने का मतलब कि अगर मुझे बताया कि सर हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन 1000 ग्राम दे तो नहीं रहा है ना, वो दे कितना रहा है, बोलिए 850 ग्राम। और 850 ग्राम खरीदने में, अगर 1000 ग्राम खरीदने में मुझे 1000 अमाउंट लग रहे हैं, तो 850 ग्राम खरीदने में कितना पैसा लगा होगा, तो बोलिए कि 850 रुपये लगे होंगे। मिला मुझे कौन सा, तो बोलिए 850 ग्राम ही मिला। और 850 ग्राम को मैंने खरीदा कितने में था, तो बोलिए 850 रुपये में खरीदा था। और इसके लिए मैंने बेचा इसको कितने में, तो 850 रुपये की चीज़ों को मैंने बेच दिया कितने में, बोलिए 1100 रुपये में बेच दिया। जब 1100 रुपये में बेच दिए तो बोलिए प्रॉफिट हो गया कितना, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो कहिएगा कि सर 850 और 1100, 1100 में से जैसे इसको माइनस करिएगा, ठीक है, तो जैसे ही माइनस करिएगा रिजल्ट यहाँ से 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट कितने का हो गया? 250 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और ये 250 रुपए का प्रॉफिट कितने में? तो बोलिए कि 850 में। कितने में? 850 में। 850 यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आइए और मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए किससे? 100 से। देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब जैसे ही इसको काटिएगा, ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, ठीक है। और ये कटेगा 17 पचे 85, ठीक है। आप इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 500 और 500 को 17 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 17 दूनी 34, ठीक है। 3 4 ये 1 3 4, ठीक है। ये 1 6 और 0, ठीक है। 1 6 और 0। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 17 17 153, ठीक है। यहाँ से आएगा 7 पॉइंट लगा दीजिएगा और इसके बाद फिर जब जीरो लिखिएगा तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, यानी 29.4। 29.4 ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहिएगा यहाँ पे कि रिजल्ट क्या बन करके आएगा? तो 29.41% जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आ गया समझ में, ठीक है। तो इस डिसऑनेस्ट वेंडर से रिलेटेड, बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक दुकानदार जो है वो 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के जगह पे 900 ग्राम देता है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक जो है ना, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है, एक्चुअल आपका प्रॉफिट बताना है कि कुल कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो फिर से एक बार वही चीजें हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 1000 ग्राम अगर मैंने 1000 ग्राम, अगर 1 केजी का मतलब क्या? 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम खरीदा कितने में? तो बोलिए कि 1000 रुपये में अगर मैंने खरीदा होगा, ठीक है, 1000 रुपये में, ठीक है। इसलिए हम बात है कि इसमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो बेचिए किससे, ठीक है। तो 1000 का 20% निकालिएगा तो 20% कितना आएगा? 200 रुपीज़। और 200 रुपीज़ 1000 में 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? कितने में आप बेच रहे हैं? तो बोलिए कि सर 1200 रुपये में हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1200 रुपये में आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब आइए आगे की चीजें देखते हैं। यहाँ पे करें 900, 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम देता है। कितना ग्राम देता है? 900 ग्राम देता है। यानी देना था 1 केजी, लेकिन दिया कितना? तो बोलिए कि 900 ग्राम। 900 ग्राम। अब सुनिए, 1000 ग्राम के लिए आपने 1000 आपका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। तो 900 ग्राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? बोलिए कि 900 रुपया। 900 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। और 900 रुपये वाली चीजें मुझे कितने में दे दिया? बोलिए 1200 में दे दिया। 1200 में दे दिया तो प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? बोलिए कि 300 रुपये का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 300 रुपये का प्रॉफिट। और ये 300 रुपये का प्रॉफिट कितने में? तो बोलिए कि 900 में। 900 में, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, इससे इसको काटेंगे 1/3। 1/3 जैसे ही आ जाएगा ना, 1/3 जैसे ही आएगा तो फ्रैक्शन जो भी अगर 1/3 अगर आपसे दे दिया गया और पूछ लिया कितना % इसका वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा 33 1/3%। 33 1/3% या 33.33% जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी और तीसरा वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। शायद इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहे हैं एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% से बढ़ती है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है किसी टाउन का वो 60,000 दे दिया हुआ है। कितना जनसंख्या दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि 2 बरस बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 बरस बाद जो है वो जनसंख्या कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, ये 10% का फ्रैक्शन आप ध्यान रखिएगा। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? बोलिए 1/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। अब इसको समझते कैसे हैं? अगर टोटल पॉपुलेशन किसी टाउन का 10 है तो इंक्रीज कर रहा है ना, कितने से इंक्रीज कर रहा है? तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा आपके टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो बोलिएगा जितना इंक्रीज कर रहा है, जो बातें क्वेश्चन में कही गई है। तो इंक्रीज करने के सेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है 10 टोटल पॉपुलेशन 1 साल में इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा? बोलिए 1 से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि टोटल पॉपुलेशन 10 है, 1 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? बोलिए 11 हो जाएगा। और कितने साल की बातें कर रहे हैं? 2 साल की बातें कर रहे हैं। तो यही जो नंबर से हम 2 बार नोट कर लेंगे, ठीक है।
2 बार नोट करेंगे, और 2 बार नोट करेंगे तो यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 100 हो जाएगा। 11 इंटू 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए बारी आएगी, समझेंगे। और टोटल पॉपुलेशन 100 है, आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, बोलिए कि 121 हो जाएगा। बोलिए कितने से इंक्रीज कर गया, कितने से इंक्रीज कर गया, तो 21 से इंक्रीज कर गया। हालांकि 21 से इंक्रीज करने की कितने से इंक्रीज कर गया ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि 2 बरस बाद कुल कितनी हो जाएगी, तो 2 बरस बाद कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। अब आइए सुनिएगा मेरी बात को, मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ जो चीजें हम देख रहे हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना 100, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 60,000। तो ये किसका वैल्यू है, तो बोलिए कि 100 यूनिट इक्वल टू कितना, बोलिएगा 60,000। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि जब 1 यूनिट का जो वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो 600 आएगा। कितना आएगा, 600 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे 121 यूनिट का वैल्यू पूछ ले रहा है। 121 यूनिट का वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 12 2, और यहाँ पे कितना, तो बोलिएगा 7, 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे और भाई बता लेंगे कि ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। 72,600 ये आपका करेक्ट आंसर है पूरी तरीके से। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे HCF 8 है और संख्याएं 40 और 1 से, दो संख्या है 40 और 1 से, जिसका HCF 8 दे दिया गया है। LCM 120 से x का वैल्यू बताना है। क्या, x का वैल्यू बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी 2 नंबर का LCM और HCF की बातें आएगी तो आपको समझना होगा कि LCM दिया है, HCF दिया है, अगर एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया कि किसी भी 2 नंबर का जब आप LCM और HCF निकाल रहे हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया। सुनिए, जो दोनों नंबर है, यानी नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है, बी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा इसके एलसीएम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या बनकर के आएगा, इक्वल बनकर के आएगा। क्या क्या दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि एक यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना, बोलिए 8 रख लीजिए। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना, बोलिए 120। कह रहे हैं कि एक नंबर भी दिया हुआ है, एक नंबर कितना, तो बोलिए कि 40, एक नंबर 40, दूसरा बी वाला नंबर निकाल लेना है और चेक करेंगे। जब 40 से इसको काटेंगे ना तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, अभी का वैल्यू निकल करके आएगा। बोलिए 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना जी, बोलिए कि 24। 8 इंटू 3, ठीक है, इक्वल टू रिजल्ट क्या बन करके आएगा, 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। ठीक है ना, अब आइए समझते हैं। अरे यहाँ पे 2 ट्रेनें 120 मीटर और 180 मीटर लंबी है। ठीक है, कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, वो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो मेरी बात सुनिए, जब ट्रेन वाला क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो मैंने फाउंडेशन बैच में बताया है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। तो सुनिए, जब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर लेते हैं, दोनों का स्पीड को हम लोग प्लस कर लेते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तब। क्लियर है, ठीक है। और समझिए, एक ट्रेन जो है वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, साथ साथ में अपने दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो हम कहेंगे कि ट्रेन एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, पहले का स्पीड कितना दिया हुआ है 40 और दूसरे का स्पीड कितना दिया हुआ है 60। तो हम कहेंगे कि 40 + 60 इक्वल टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर्स का रिलेटिव स्पीड बन करके आ गया। रिलेटिव स्पीड कितना बनकर के आ गया, 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर यूनिट है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करिए। हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, यहाँ पे बनेगा 9, यहाँ पे क्या बनकर के आएगा 50। ये देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फाइनली बनकर के आएगा 50 × 5 यानी 250/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है जी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि 120 मीटर लेंथ एंड 180 मीटर लेंथ की जो ट्रेन है, ठीक है, दोनों जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना लेंथ क्रॉस करेगी, 120 मीटर लेंथ क्रॉस करेगी, और साथ साथ में 180 मीटर। तो 180 और 120 कितना हो जाएगा, बोलिए 300 मीटर लेंथ को क्रॉस कराना है। ठीक है, किस स्पीड से, तो स्पीड दिया हुआ है 250/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे कि 250 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। अब आइए, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ से काटिएगा तो ये 5 5 जा 25 और 6 5 जा क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 × 6 इक्वल टू कितना बन करके आएगा, बोलिएगा 54। अब 54 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जैसे 8 डिवाइड करिएगा 10 ठीक है 10.8 सेकेंड जो है ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 10.8 सेकेंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये आपके जो है वो आपके रिजल्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में जो बातें कही गई है, कह रहे हैं एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। यदि उसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, स्पीड दे दिया हुआ है ना, स्पीड कैसे दिया हुआ है, बोलिए 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, ये आपका स्पीड है। क्लियर, स्पीड इतना दिया हुआ है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन जो है 30 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, बोलिए 25 सेकंड में। बताना कितना है, तो ट्रेन क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और साथ में उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्रॉस करेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है जी। ठीक है ना। अब आइए, यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट दिया हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काटेंगे 4 टाइम। अब 4 × 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड निकल करके आया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स की यूनिट को मैंने चेंज कर दिया किसमें, मीटर पर सेकंड में, और क्या निकल करके आया, बोलिए 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात सुनिए, ये आपकी स्पीड हो गई। टाइम भी दिया हुआ ना कितने सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, तो बोलिए कि कितने सेकंड में क्रॉस करेगी जी, तो 25 सेकंड में क्रॉस करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये स्पीड और ये क्या टाइम, लेंथ आपको बताना है, यानी कि डिस्टेंस कहने का मतलब कैसे निकालते हैं, तो बोलिए स्पीड इनटू टाइम। 25 × 20 इक्वल टू 500 मीटर। 500 मीटर लेंथ जो है वो क्रॉस की होगी। कितना, 500 मीटर लेंथ जो है वो क्रॉस की होगी। ठीक है, इसमें से क्या क्या होगा, तो बोले कि ट्रेन अपनी भी लेंथ क्रॉस की होगी और साथ साथ में उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी क्रॉस की होगी। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, बोलिए 300 मीटर। ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई बताना है, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, टोटल कितना क्रॉस हो गया, 500 में से 300 जैसे ही माइनस करिएगा ना, रिजल्ट निकल करके आएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है जी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला क्या दिया हुआ है। कह रहे कि 5 साल पहले ठीक है, 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 के रेशियो में है। ठीक है, 10 साल बाद जो है, ठीक है, यह रेशियो जो है 3:1 के रेशियो में आ जाता है। तो कह रहे हैं कि उसका वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रेजेंट में उन दोनों का एज ज्ञात करना है, फादर एंड सन। ठीक है, फादर, यहाँ पे फादर और सन का जो एज का रेशियो दिया हुआ है, कब का, तो बोलिएगा यहाँ से कि 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या था, तो ये 4:1 के रेशियो में। ठीक है, और 10 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो बोलिए कि 3:1 के रेशियो में इसका अब एज हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को, किसी भी 2 पर्सन का एज का डिफरेंस एक बार अगर आपको दे दिया गया तो डिफरेंस चेंज नहीं होता, इतना बात ध्यान के। पहले 4 से 1 रेशियो में था तो डिफरेंस कितने का, बोलिएगा 3 का। अब डिफरेंस कितने का, बोलिएगा 2 का। तो ये जो चीजें है ना, इसको आपको इक्वल बना लेना है, इसको आपको क्या बनाना है, सेम बना लेना है। ठीक है, सेम कैसे बना लीजिएगा, तो नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे में मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो बनेगा 2। ये फादर और ये कितना, कौन, तो सन। ठीक है, 8। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 3 3 जा कितना बनेगा 9, और यहाँ पे कितना, बोलिएगा 3। क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, फादर का एज 8 से कहाँ पहुंच गया, 9 पे। कितना यूनिट इंक्रीज कर गया, बोलिए 1 यूनिट इंक्रीज कर गया। अब मेरी बात आप सुनिएगा, कोई भी पर्सन जो है वो 5 साल पहले और 10 साल के बाद का डिफरेंस अगर पूछ रहा है, अगर मैं प्रेजेंट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 5 साल पहले पढ़ रहा था और 10 साल बाद में कोई और पढ़ाऊंगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो बोलिए 15 साल। दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 15 साल। यहाँ पे गैप कितना हो गया, तो 8 से 9 पहुंचने में गैप कितना हो गया, 1 यूनिट का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो बोलिएगा 15 ईयर्स।
1 ईयर्स का 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 15 ईयर्स, इसलिए प्रेजेंट एज पूछ रहा है। जब मुझे 8 यूनिट का वैल्यू अगर चाहिए तो 8 इंटू 15 इजकल टू कितना आएगा 120 और 2 इंटू 15 इजकल टू कितना आएगा बोलिएगा 30। आ गया कि नहीं आ गया। और ये कब का एज है तो कहिए कि ये 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले फादर 120 के थे, बच्चा 30 का था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो इसमें भी 5 प्लस करेंगे और इसमें भी 5 प्लस करेंगे, 125 और 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है 125 और 35 जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे इस चीजों को, 125 और 35 जो है ये प्रेजेंट में इनका एज हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रिजल्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी समझने में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब कह रहे हैं एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितना गुना है 3 गुना है। कैसे समझेंगे, अगर बच्चा x ईयर्स का है तो पापा कितने के होंगे, तो 3 गुना कहने का मतलब कितना 3x के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है ना जी। ठीक है, अब आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि 15 बरस बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी होंगी, तो कहिएगा 2 गुनी होंगी 15 बरस बाद। ठीक है, ठीक है, 15 बरस बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएंगे। ठीक है, 15 बरस बाद, तो 15 बरस बाद कहने का मतलब कितना, तो यहाँ पे 15 हम यहाँ पे प्लस करेंगे, इसकी एज में भी 15 को प्लस करेंगे। ठीक है, और अब दोनों के एज को अगर हम रिलेट करके देख रहे हैं तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पुत्र की आयु जो है, ठीक है, पिता की आयु जो है वो पुत्र क्या होगी, कितना गुना होगी 2 गुना होगी। कहने का मतलब कितना, ये 2 गुना। ठीक है, अब हम इसको अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कहेंगे कि दोनों का एज इक्वल हो गया। फिर से समझिए, ये सन का एज है और ये फादर का एज है। ठीक है, तो 15 साल बाद कहने का मतलब x प्लस 15 और ये 3x प्लस कितना 15 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं ना कि 15 साल बाद एज क्या होगा, तो इसका 2 गुना होगा। पापा का एज कितना होगा, उसका 2 गुना होगा जी, और 2 गुना होगा तो हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कह लेंगे कि इक्वल है। हाँ, हो जाएगा। अब ये बनेगा क्या 2x प्लस कितना 30 इक्वल टू यहाँ पे कितना 3x प्लस कितना हो गया 15, हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब x को उधर लेकर के जाइए, इसको इधर लेकर के आइए, x का वैल्यू निकल करके आएगा कितना 15 ईयर्स, x का वैल्यू निकल करके आएगा कितना 15 ईयर्स। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कह रहे कि वर्तमान आयु ज्ञात करें, वर्तमान आयु जो है वो ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु कहने का मतलब कितना, x का वैल्यू निकल करके आया 15, x का वैल्यू यहाँ पे 15 और पापा का 3x कहने का मतलब कितना 45, यानी कि 15 एंड 45 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है समझने में, आगे बढ़ जाए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि 10 साल बाद माँ की आयु जो है बेटी की आयु की 3 गुनी होगी। कब, तो 10 साल बाद माँ की आयु जो है बेटी की आयु की 3 गुनी होगी। 5 साल पहले माँ की आयु जो है, 5 साल पहले माँ की आयु जो है, ठीक है, बेटी की आयु की 6 गुनी थी। तो हम पहले 5 साल पहले जाते हैं। ठीक है, बेटी की आयु x, तो माँ अगर 5 साल पहले 6 गुनी होंगी तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 6x। कितना हो जाएगा 6x एज हो जाएगा। ये कब का एज है, तो 5 साल पहले का। प्रेजेंट में जैसे ही लेके आएंगे तो +5 कर लेंगे यहाँ पे, इसके एज में भी +5 कर लेंगे। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 10 साल बाद माँ की आयु जो है ना वो 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद और जाएंगे तो +10 है यहाँ, अब +10 यहाँ कर लीजिए। अब आइए इन दोनों को समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, बोलिए x प्लस 15, ये कितना आ गया, तो बोलिए कि 6x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 साल बाद हो क्या रहा है जी, 10 साल बाद जो है, ठीक है, वो माँ की आयु बेटी की आयु की कितना 3 गुनी, ये 3 गुनी कहने का मतलब कि ये तो 3 गुनी है ना। ठीक है, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है कि नहीं है। अब 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन करके आएगा, 3x प्लस 45 इक्वल टू 6x प्लस कितना हो जाएगा 15। इसको उधर लेकर के जाइए तो बन जाएगा 3x, उसको इधर लेकर के आइए तो क्या बन जाएगा, काटेंगे इसको, x का वैल्यू निकल करके आएगा कितना 10 ईयर्स। x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया जी 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना 10 ईयर्स। अब पूछ क्या रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु कहने का मतलब क्या, वर्तमान आयु यहाँ पे, ठीक है, x प्लस 6x था ना, सॉरी x और 6x था,
5 साल पहले x और कितना था, तो 6x था, ठीक है। x का वैल्यू निकल करके आ गया 10, ठीक है। 6x का वैल्यू कितना हो गया, तो बोलिएगा 60। ये कब का एज था, तो कहिएगा ना कि ये 5 साल पहले का एज होगा। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 को प्लस करेंगे, इसमें भी 5 को प्लस करेंगे, तो 15 और 65 जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको सही कर लीजिएगा, 15 और 65 जो है, ये जो है ये माँ का एज हो गया, मदर का एज हो गया, और ये डॉटर का एज हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 15 और 65 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। समझ आ गया क्या, नहीं आ गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे में और 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध में 3 घंटे में कवर करता है। कह रहे कि स्थिर जल में उसकी गति बताइए, स्थिर जल में उसकी गति बताइए, ठीक है। तो स्थिर जल में उस मैन की एक स्पीड जो होगी, ठीक है, मैन की स्पीड अगर x है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि धारा के साथ अगर जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसको समझते हैं। तो मैं अगर बताऊं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। बोले कि 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट। ठीक है, अब आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे अपस्ट्रीम स्पीड क्या दिया हुआ है, एक तो अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात देखिए, 18 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में, तो 18 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जाएगा, ठीक है, तो 18 किलोमीटर अगर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो बोलिए कि 9 किलोमीटर पर आवर्स, 9 किलोमीटर पर आवर्स। ये किसका स्पीड है, बोलिए अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। तो जब आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं उसको डाउनस्ट्रीम, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड निकल करके आया, ठीक है। अब कह रहे हैं 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाते हैं तो 3 घंटे में, तो 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाते हैं, ठीक है, तो आप 12 को 3 से करिएगा तो क्या आएगा, बोलिए 4 किलोमीटर पर आवर्स। ये 4 किलोमीटर किसकी स्पीड है, तो अपस्ट्रीम स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर्स ये आपका स्पीड यहां से निकल करके आ गया। बोलिए ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि स्थिर जल में उसकी गति क्या होगी। तो जब स्थिर जल में आपको बताना होगा, ठीक है, तो स्थिर जल में बताने के लिए अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 9 माइनस 4/2। रिजल्ट यहाँ पे आकर आपका आ जाएगा क्या, बोलिए 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जो है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, किसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है किसका, शांत स्थिर जल में किसका गति निकलना है, उस व्यक्ति का गति निकलना है, उस व्यक्ति का गति निकलना है, ना कि धारा की करंट की गति निकलना है, ठीक है। और उस व्यक्ति की गति निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि 9 + 4 डिवाइड करेंगे 2 से, तो बन करके आ जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा, बोलिए 13, और 13 को जब आप 2 से डिवाइड करिएगा, रिजल्ट आपका 6.5 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड रही है। 6 पॉइंट इसको चेंज करिएगा, ये 6.5 है, 6.5 है, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। 6.5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगला क्या दिया हुआ है, कह रहे कि स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहे कि धारा के विरुद्ध उसकी गति ज्ञात करें। धारा का विरुद्ध समझ रहे हैं ना, धारा के विरुद्ध करने का मतलब क्या, अपस्ट्रीम स्पीड आपको निकालना है, और अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे नाव की यहाँ पे गति दिया हुआ है, यहाँ की धारा पे गति दिया हुआ है। आप नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर से, धारा उसको रोक रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो नाव की गति में से धारा की गति को माइनस करेंगे, निकल करके आएगा धारा के विरुद्ध वाली गति, यानी कि इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, 12 माइनस 4 = 8 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान तरीके से ये आपके रिजल्ट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है जी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब कह रहे हैं यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 10 महिलाएं जो है वो मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। देखिए ये 3 पुरुष जो है, ठीक है, 3 पुरुष जो है
और 5, ये 3 मेन और 5 वीमेन जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो कहिएगा कि ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। 12 दिनों में कर रहे हैं तो इनकी एक पुरुष एंड एक मेन एंड एक वीमेन्स की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आप क्रॉस कर लीजिए क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए एक मेन की जो इफिशियंसी ना वो 5 यूनिट की आ जाएगी, जबकि एक वीमेन्स की इफिशियंसी जो है वो 3 यूनिट की आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 3, अब एक बार समझिए टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क समझने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए एक मैन की एफिशिएंसी 5 यूनिट की, तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितना? बोलिए 15 यूनिट की। और काम चल कितना रहा है? तो एक दिन में अगर 15 हो रहा है, 12 दिन इसी तरीके से काम चला, ठीक है, तो ये टोटल वर्क आपका निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, टोटल वर्क 12 इंटू कितना होगा? 15, 12 इंटू 15, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब बोलिए काम कराना किससे है? तो बोलिए कि 6 पुरुष काम को कर रहे हैं, 6 मैन एंड 10 वीमेन्स। एक मैन की इफिशियंसी जो है वो 5 यूनिट की, एक वीमेन्स की इफिशियंसी 5 यूनिट की, तो 6 वीमेन्स की, एक मैन की इफिशियंसी 5 की, तो 6 की कितने आ जाएगी? तो बोलिए 6 इंटू 5 इक्वल टू कितना? बोलिएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। जबकि यहाँ पे वीमेन्स कितना? तो बोलिए 10, और इसकी इफिशियंसी कितने की? 3 यूनिट की, तो इसका भी कितना हो जाएगा? बोलिएगा 30। तो टोटल 15 इंटू 12, टोटल जो रिजल्ट होगा वो 15 इंटू 12 बाई 30, इससे इसको काटिएगा, ये 12 से इसको काटिएगा 2 और 2 से इसको काटिएगा तो 6, यानी कि 6 स्टेज में जो है ना वो टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर 6 पुरुष और 10 महिलाओं से अगर हम काम कराते हैं तो। क्लियर है कि नहीं है जी? ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, कह रहा है एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है। ब्याज दर कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और टू द पावर यहाँ पे क्या एन कहने का मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन क्या टाइम बता रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष में कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, यानी कहने का मतलब क्या अमाउंट 2 गुना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना होगा? 2 गुना होगा। कितने में? तो ये टाइम आपको बताना है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितने साल में? बोले 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 प्लस आर बाई 100 और टू द पावर यहाँ पे कितना? बोलिए 3। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो 2/1 कहने का मतलब क्या? 2, और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 और टू द पावर यहाँ पे कितना? 3। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे आइएगा तो कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 जैसे ही इसको आप कैंसिल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका क्यूब रूट निकालना होगा, इसका क्यूब रूट निकालना होगा। तो क्यूब रूट 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल करके आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल करके आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे 2 का क्यूब रूट निकालिएगा, 2 का क्यूब रूट निकालिएगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आप निकालना शुरू करिएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसका अगर क्यूब रूट निकालिएगा, ठीक है, तो जैसे ही क्यूब रूट निकालिएगा तो 1.25 जो है, ठीक है, अप्रोक्स में इसका क्यूब रूट जाएगा, अप्रोक्स में इसका क्यूब रूट निकलेगा 1.2599 जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। 1 को इधर लेकर के आइएगा तो क्या बच जाएगा? तो 2599 इक्वल टू कितना? तो बोलिएगा कि आर बाई 100, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जैसे पॉइंट हटाइएगा तो 2599 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 100, ठीक है, 1004 टाइम्स, इसके बाद क्या हो जाएगा? इक्वल टू आर बाई क्या? 100। ये 2 0, ये 2 0। अब 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 2 3, ये 2 0 को 2 0 कैंसिल करें, 4 आ गए यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे, ठीक है, और इससे इसको जैसे ही काटेंगे, ठीक है, इसके बाद 1 2 इसे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 25.99 कहने का मतलब क्या? 25.99 यानी अप्रॉक्स 26% जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा।
हालांकि 15 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका मिलेगा, ठीक है, इसी तरीके का और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, हम इसी तरीके का और सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, हमारे मास्टरमाइंड कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।